हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो एनर्जी, ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोग बहुत सारे लेक्चर लेके आ रहे हैं और जो कार्य ऊर्जा शक्ति होता है उसमें कार्य के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ऊर्जा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और शक्ति के बारे में इसके पिछले वाले बात में चैप्टर में हम लोग बात कर चुके थे। तो आज जो हमारा ये लेक्चर है वो 11 नंबर का लेक्चर है। इसमें हम लोग 16 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिटेल डिस्कशन है, क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिस का लेक्चर है। तो आइए आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें लगभग ये ऊर्जा के चैप्टर में लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस आएंगे। तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध नगण्य कर दिया जाए, वायु प्रतिरोध नगण्य, इसको इंग्लिश में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, यानी कोई ऊपर से नीचे अगर वस्तु गिर रही है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में बात करना है। तो आइए आप यहाँ पे आप समझिए एक बात को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु है, ये ऊपर से क्या कर रही है, नीचे गिर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे थी, एच हाइट पे, तो इस केस में यहाँ पे अभी क्या है, जीरो रेस्ट में है और उसका ऊंचाई एच है। तो ऊंचाई की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, mgh, आप लोगों को पता होगा। और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होता है, हाफ mv², जो कि जीरो होगा। क्यों जीरो होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि अभी कोई इसमें गति नहीं है। जब बीच में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम जाएगा। क्यों कमेगा, क्योंकि इसका ऊंचाई कम गया। और गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वेग आ गया है। जब यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब घट रहा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की घट रही है, तो उसमें वेग बढ़ रहा है और वेग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। तो ये दोनों, एक घट रहा और एक बढ़ रहा है। तो इसलिए जब कोई भी, ये मान लीजिए कि इसका जो योग होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, है ना। एक घट गया तो दूसरा बढ़ गया, तो ये दोनों का योग क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो स्थिर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्थिर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका आंसर क्या होगा, स्थिर होगा। तो पहला का आपको आंसर पता चल गया होगा कि ये दो, जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या हो, मुक्त रूप से जो गिरते रहती है और वहाँ पे प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। प्रतिरोध एक्चुअली इसलिए नगण्य बोल दिया है क्योंकि एयर ड्रैग, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से भी एनर्जी लॉस होता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो ये स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन, मतलब एक जैसा चेन है, टेबल पर रखी गई है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। उसकी लंबाई जो 60 सेंटीमीटर है, टेबल के कोने से नीचे लटक रही है। अच्छा, मतलब कि जो 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, उसमें से 60 सेंटीमीटर नीचे लटक रहा है। तो कह रहा है चेन का कुल द्रव्यमान, यानी कि जो 2 मीटर लंबा चेन है वो पूरे का भार 4 kg है। ठीक है, तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। तो बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लगना भी चाहिए, एक्चुअली ये 11th में पढ़ना है। तो आइए इसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आसानी ही टाइप का है। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए टेबल हो गया, है ना। तो अब टेबल पे ये हमारा 200 सेंटीमीटर लंबा चेन पड़ा हुआ है ना। और इसका 60 सेंटीमीटर का भाग जो है नीचे लटका हुआ है। कितना सेंटीमीटर का भाग लटका हुआ है नीचे, 60 सेंटीमीटर का। तो अब हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि मतलब कि ये जान लीजिए, अगर नहीं बताएं तो आप नहीं जानते, तो ऊंचाई के कारण, है ना, और स्प्रिंग वगैरह के टानने के कारण, यानी कि ऊंचाई और लंबाई के कारण जो उसके ऊर्जा, यानी कि उसमें जो ऊर्जा स्टोर होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, ऊंचाई की वजह से और लंबाई की वजह से जो ऊर्जा उसमें स्टोर होगा किसी वस्तु में, वो स्थितिज ऊर्जा होगा। और आपको पता है कि जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगा, और आपको पता है कि जितना आप कार्य कीजिएगा वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर है। अगर आप कार्य कीजिएगा तो ऊर्जा लगेगा, और दूसरे शब्दों में अगर आपके पास ऊर्जा होगा तो आप कार्य कीजिएगा। ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों से थोड़ा सा उल्टा घूमता फिरता ये टर्म्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है।
तो आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए ये बात तो हमको पता चल गया कि ये उतना ही हमको कार्य करना पड़ेगा जितना ये लटके हुए चेन के पास क्या है, ऊर्जा है। किस फॉर्म में ऊर्जा होगा, mgh। तो किसी तरह से इसका मास अगर हमको पता चल जाए, है ना, और फिर h तो हमको यहाँ से निकाल लेंगे। h कितना है, 60 ही सेंटीमीटर है। h कितना है, 60 सेंटीमीटर है ना। लेकिन यहाँ पे h में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा जो अभी हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे, ठीक है। ये इसके h में थोड़ा सा बदलाव होगा और बाकी किसी के h में बदलाव नहीं होगा। इसमें h जो होगा क्या बदलाव होगा ये हम कुछ देर बाद आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले मास निकालने का हम कोशिश करते हैं। तो देखिए मास कैसे निकलेगा वो सबसे पहले आप समझिए। मास जो निकलेगा वो कह रहा, अब ये फिगर डिलीट कर दिए हैं, एक बार फिर से मैं उसको बताते चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले फिगर आपके माइंड में समझ में आ गया। एक रफ फिगर हम बना लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, चेन जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 200 सेंटीमीटर का मास कितना दिया हुआ, 4 kg दिया हुआ है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का मास कितना होगा दोस्तों, 4/200 kg। तो इसी तरह से 60 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 60 सेंटीमीटर का होगा 4/200 गुना 60 kg। तो ये 1 0 से 1 0 कट लेते हैं और यहाँ पे बस इतना ही लिख लेते हैं, पूरा ज़्यादा सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि बाद में तो कट करना है। 24/20 kg। तो मास अब हमको मिल गया है। तो हमको mgh चाहिए था, तो m तो मिल चुका है, g का वैल्यू पता है। अब h पे आइए। देखिए जब कभी भी जो चेन वगैरह होता है ना, तो चेन का जो मास होता है ना वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये 11th में एक कंसेप्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास का एक कंसेप्ट पढ़ना है वहाँ पे 11th में और 12th में, तो वहाँ से ये थोड़ा रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो इसका मास जो होगा ना वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी कि जो 24/20 kg मास होगा वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आपका लेंथ भी जो लेना पड़ेगा ना आधा ही लेना पड़ेगा। लेंथ आपको कितना लेना पड़ेगा, 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर ही जो होगा ना इसका जो होगा, मतलब कि एक्यूरेट यानी कि अफेक्टिव लेंथ होगा। इतने के वजह से इसमें क्या होगा, मास होगा। तो बस इतना ही बात आपको याद रखना है। तो अब mgh पे रखिए, m का वैल्यू क्या हो गया, 24/20 मास सॉरी। इसके बाद g का वैल्यू क्या हो गया, 10, और h का वैल्यू क्या हो गया, 30। और इतना रख के अगर आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो आपका जाहिर सी बात है आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो यहाँ पे आपको 100 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और जूल जो डिफ़ाइन होता है वो मीटर में डिफ़ाइन होता है। तो हम लोग ये जो 30 सेंटीमीटर था इसको मीटर में बदल लिए। अब सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और ये 10 टाइम्स में कैंसिल और ये 12 टाइम्स में कैंसिल। तो 12 ऊपर में बचा और 3 इधर बचा। तो 36/10 यानी कि 3.6 जूल हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3.6 जूल क्या हो गया, आंसर हो गया, वो आपको याद रखना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, कह रहा है कि यदि आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, तो ये फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आज के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग एक रबड़ बैंड खींच रहे हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किस रूप में संग्रहित होती है, यानी कि ऊर्जा जो उसमें लगा वो किस रूप में उसमें संग्रहित हुआ। तो देखिए मांसपेशीय रूप ऊर्जा तो मांसपेशी में संग्रहित होगा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के समेसन को बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कन्फ्यूज़न है। तो देखिए रबड़ बैंड को हम जब खींच रहे थे तो उसमें गतिज ऊर्जा तो थी, लेकिन ये गतिज ऊर्जा खींचने की वजह से किस में स्टोर हो गई, स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो गई। किस में स्टोर हो गई, स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो गई। तो जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो गई। ध्यान से समझिए स्प्रिंग में। देखिए स्प्रिंग का एक नॉर्मल केस ये है, मान के चलते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो अब इसमें कुछ हम बल लगाएं, तो बल लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा दे सकते हैं। छोटा कर दिए तो छोटा करने लगे तो इसमें कुछ गतिज आया, तो गति हम लोग इस पर बल लगाएं, बल हमारा गति ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, यानी कि हम लोग कार्य गतिज ऊर्जा में किए और वो वापस से स्टोर किस फॉर्म में हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में हो गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर दिए। तो जब हम एक्सपैंड कर रहे थे तो हम इस पर बल लगा रहे थे, बल की वजह से कार्य हो रहा था। किस फॉर्म में कार्य हो रहा था, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में हो रही थी और वो गतिज ऊर्जा वापस से किस फॉर्म में स्टोर हो गई, स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि इतना के बाद कोई मोशन इसमें नहीं है। अब जो स्थितिज ऊर्जा है, अब मान लीजिए इसको कंप्रेस करना छोड़ दीजिएगा तो वापस से ये इस फॉर्म में आ जाएगा।
तो वापस से स्थितिज ऊर्जा किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, या इसको भी छोड़ दिएगा तो वापस से इस फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर से ये किस फॉर्म में चला जाएगा, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्प्रिंग में किस तरह का ऊर्जा उसमें संग्रहित हुआ, स्टोर हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हुआ है। तो इसका इतना डेफिनेशन था। नेक्स्ट है डॉट 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 के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। हाँ, जाहिर सी बात है, कणों की गतिज ऊर्जा निकालना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं 9th का ये है, ठीक है। मैं टॉपिक भी अभी से बताते चल रहा हूँ। तो ये 9th का है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ें। तो ठोस का जो अंदर का मॉलिक्यूल होता है छोटा छोटा, वो एकदम टाइटली क्या होता है, पैक होता है। तो जब टाइटली पैक होता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो, है ना। गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, जीरो। लेकिन जब हम लिक्विड में चलते हैं, है ना, द्रव में, तो इसमें आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा मोशन होते रहता है ना, थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल के भी स्पेस होता है, यानी कि वेलोसिटी कुछ बढ़ जाता है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ आ जाएगा। और क्या, जब हम गैस में देखते हैं तो गैस में तो और ज़्यादा मोशन होता है। जब आप परफ्यूम रूम के एक कॉर्नर में छोड़ते हैं तो पता चलता है दूसरे कॉर्नर में आ जाता है। तो इसमें वेलोसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लिक्विड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक प्लाज्मा पढ़ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट कर देता है और इसके मॉलिक्यूल को आयोनाइज फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसमें भी होगा। टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर हमको क्लास 9th में पढ़ना है। तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है और 5th स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टीन कंडेंसेस है। तो ये जो हमारे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो प्लाज्मा होना चाहिए, है ना। लेकिन बुक में जो आंसर दिया है और रेलवे का जो बोर्ड आंसर दिया था वो इसमें गैस दिया था। अब सेकेंड बार में हो सकता है वो वेरीफाई करके सही किया होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जो उसका आंसर आया था रेलवे का वो यही था। तो इसमें आप लोग देखिएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने हिसाब से आप रिस्क लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो प्लाज्मा होना चाहिए। नेक्स्ट वन में हम लोग अगर बात करें तो कह रहा है कि डैश की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अभी हम बात किए सबसे ज़्यादा प्लाज्मा था, उससे कम गैस था। तो यहाँ पे गैस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, गैस होगा। कि गैस का सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का होता है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको सिलेक्शन देने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आइएगा तो आप दूसरों से आगे रहिएगा, इतना भीड़ भाड़ से आप आगे हो जाइएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक घर में एक माह में इतना जूल ऊर्जा खपत होता है। तो ऊर्जा की इकाई जो है कितनी ऊर्जा ख़त्म की, मतलब कि इसका कहने का मतलब है, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा यूनिट कितना खर्चा किया, है ना। तो अब बड़ा मुश्किल वाली सवाल है। कैसे मुश्किल वाली सवाल है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एक kWh जब ऊर्जा ख़त्म होता है इसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ तो जूल में आ गया। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि 1 kWh जो होता है दोस्तों वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर। तो इतना कितने के बराबर हो गया, 1 यूनिट के बराबर। तो अब हमको निकालना है कि इतना जूल को 1 यूनिट बोल रहे हैं, तो इतना जूल को कितना बोलेंगे। जैसे आप समझिए कि 100 बराबर 1 बक्सा, है ना। किसी वस्तु में अगर 100 सामान आता है तो उसको हम लोग 1 बॉक्स बोलते हैं। 100 सामान जब आता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि 1 बॉक्स बोलते हैं। तो आपके पास 500 सामान हो गया, तो 500 सामान हो गया तो 5 बक्सा में आएगा। तो उसी तरह से देखिए 3.6 × 10⁻⁶ जूल अगर आप ऊर्जा ख़त्म कर देते हैं तो 1 यूनिट उसको बोलते हैं। तो आपने कितना ऊर्जा ख़त्म कर दिया, तो आपने ऊर्जा ख़त्म कर दिया 900 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3.6 × 10⁻⁶ ऊर्जा ख़त्म कर दिया। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे। अब थोड़ा काटने में मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे 900 ऐसे लिखेंगे, 36 ऐसे लिखेंगे और यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ लिख देंगे। तो अभी भी काटने में मुश्किल हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9 × 1000 और नीचे में 36 लिख लेंगे। तो 9 4 जा 36 और 1000 को 4 से भागा देंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही अलर्ट रह के आंसर सोल्व किया कीजिए, क्योंकि आजकल सिलेक्शन पॉइंट बेसिस पे होता है, ठीक है। नंबर बेसिस पे सिलेक्शन तो भूल जाइए, पॉइंट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट वन चलते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको समझाएं कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग यानी कि कंप्रेस किया हुआ है को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है। तो अभी हम बताएं कि जब उसमें एनर्जी स्टोर रहेगा तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, लेकिन अगर बदलने की बारी आ जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। पवन ऊर्जा तो होगा नहीं, हवा थोड़े चलने लगेगा, ठीक है। प्रत्यस्थता स्थिति ऊर्जा ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रत्यस्थता का मतलब तान्यता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा तो हम आपको बताएं, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है,
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, तो इसका गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट वन है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश 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 के साथ वृद्धि होती है। तो अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वेग के साथ, तो स्थितिज ऊर्जा का वेग से कोई मतलब नहीं है। विस्थापन के साथ, तो विस्थापन भी दूरी है, दूरी भी तो एक तरह का दूरी है, ऊंचाई भी एक तरह का दूरी है। तो जब कभी भी स्थितिज ऊर्जा की बात हो ना, तो आपको ऊंचाई आंसर लगाना है, ठीक है। विस्थापन भी एक तरह का ऊंचाई है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मान लो कि ये वस्तु यहाँ रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो इसको विस्थापन भी बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका आंसर होता है वो ऊंचाई होगा, ठीक है। हम लोग स्थितिज ऊर्जा के केस में क्या नापते हैं, ऊंचाई मापते हैं, ना तो दूरी मापते हैं, ना तो विस्थापन मापते हैं। हम देखते हैं कि कितना ऊंचाई है, दूरी से उसको कोई मतलब नहीं है, कि कैसे आप ले गए उससे कोई मतलब उसको नहीं है। जब उसको आप ऊपर लेके चले गए तो उसको कितना ऊंचाई तक लेके गए, बस इसी से उसको मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो ये अभी हम बात करें कि ऊंचाई के साथ जो बदलने वाली उस ऊर्जा है हमारा, वो कौन सी ऊर्जा है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु में स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होगा, यानी कि रेस्ट में है, और रेस्ट में स्थिति आकार वो ले चुके हैं, तो उसके वजह से जो ऊर्जा लग रहा है तो वो स्थितिज ऊर्जा ही है, ठीक है। शेप साइज के वजह से जो भी ऊर्जा लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का है हमारा दोस्तों, कह रहा है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए, तो पानी जब चलते रहती है तो उसमें जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन पानी चल के कहीं पे आके एक जगह रुक गई तो वो स्टोर हो गई, और जब स्टोर हो गई तो उसमें जो ऊर्जा होगी फिर से वही कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। ये सॉरी स्थितिज ऊर्जा, हम गलत से टिक लगा दिए, तो ये स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट वन होता है, कह रहा है कि एक गतिशील वस्तु में अनिवार्य रूप से, ठीक है, तो जब कोई वस्तु गतिशील होते रहेगी तो गति के कारण जो ऊर्जा लगती है वो कौन सी ऊर्जा लगती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। तो जब गति उसमें रहेगी तो उसमें जो अनिवार्य रूप से ऊर्जा रहेगी उसका नाम क्या होगा, गतिज ऊर्जा, उसका नाम क्या होगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, तो इसमें से किस में से ऊर्जा उक्त होगी। तो जब कार चल ही रही है तो चलने की वजह से जो ऊर्जा आएगी फिर से वही गतिज ऊर्जा आएगी। तो आज का क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो आपको बस इसको जल्दी जल्दी देख लेना है। फिर आगे के जो लेक्चर आएंगे उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लगभग इसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्दर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। जो गतिज ऊर्जा होती है सदैव धनात्मक होती है, गतिज ऊर्जा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों, ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है, कुछ देर पहले हम लोग बात की, KWH होती है ना। क्या होती है, KWH होती है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, इतना ज़्यादा डेटा देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब इतना ज़्यादा डेटा देख के आप कैलकुलेशन करने लगिएगा। तो देखिए, कह रहा है 8 kg की भार का एक वस्तु है, यानी कि एक वस्तु है 8 kg का है और एक वस्तु 3 kg का है, ठीक है। दोनों को 20 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है। एक जो है एल्युमिनियम का है 8 kg वाला, और 3 kg वाला जो है वो 3 kg वाला एल्युमिनियम का है और 8 kg वाला लोहा का है। दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो भूमि के 10 मीटर ऊंचाई पे उनमें से कौन सी राशि समान होगी। तो देखिए, दो बात समझिए, ये भी 11th पे बेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो पहला बात ये समझिए कि अगर इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको एक बार डिलीट करते हैं। देखिए, अगर हम ये बता रहे हैं कि कोई वस्तु है, इसका मास 8 kg है और इसका एक वस्तु है, इसका 3 kg है, तो जाहिर सी बात है जो स्थितिज ऊर्जा है वो होता है mgh। तो ये मास दोनों का अलग अलग है और ऊंचाई दोनों में बराबर है, तो ये स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अलग अलग होगी, है ना। तो ये स्थितिज ऊर्जा तो समान हो नहीं सकती है। अब गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा देखिए, किसी वस्तु को जब ऊपर से नीचे आप गिराते हैं ना तो उसमें मास का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। आप 1 kg के मास को गिराइएगा तब भी वही बेग से नीचे आएगा, 2 kg को गिराइएगा तब भी वही बेग से आएगा, 3 kg को गिराइएगा तब भी वही बेग से आएगा। तो यहाँ पे जो जब कभी भी ऊपर से नीचे आता है तो फिर से वही मास पे डिपेंड कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा भी होगा वो क्या होगा, समान नहीं होगा। तो समान होगा क्या, क्योंकि दोनों का जब मास अलग अलग हो गया तो दोनों में से कोई समान नहीं होगा। ऊपर से नीचे आ रहा है तो, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है तो कोई भी वस्तु का मास आप कितना भी ले लीजिए, दोनों का बेग सेम होगा। जब बेग सेम होगा तो फिर से वो मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फार्मूला होता है 12 mv²। तो ये और ये तो सेम हो गया,
तो इस पे डिपेंड कर गया मास पे, ठीक है। तो मास जिसका बड़ा होगा तो उसका होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक आंसर दिया संवेग, तो संवेग बराबर m इंटू भी होता है, तो ये भी तो बदल जाएगा ना, फिर तो मास पे डिपेंड कर गया। तो एक त्वरण जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि त्वरण यहाँ पे g होता है और g का वैल्यू हमेशा जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि सिलेक्शन लेने वाला क्वेश्चन था। अगर आप ये एग्ज़ाम में करके आइएगा तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्शन लेके आइएगा। तो ये क्वेश्चंस हम लोग इतना देखें, लगभग 16 क्वेश्चंस इसमें देखे हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग और डेप्थ में लेके आएंगे, लगभग 200 क्वेश्चन। तो ये हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर हमारा 11 था। ये लेक्चर नंबर हमारा कितना था फ्रेंड्स? ये लेक्चर नंबर हमारा 11 था। 11th में हम लोग बात कर रहे थे, 11 नंबर लेक्चर में हम लोग आज ऊर्जा के बारे में बात की। ये हमारा ऊर्जा का पार्ट 1 लेक्चर था। इस तरह से पार्ट 2 पार्ट 3 करके बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट आएगा। एक में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चंस करते हैं, तो 15 क्वेश्चंस के हिसाब से लगभग इसमें 7-8 लेक्चर आएगा। तो इतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस अगर देख के जाइएगा एग्जाम में तो ऑब्वियसली से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग लेक्चर 2 में देखिए, है ना। अभी के लिए थैंक यू, फिर हम लोग लेक्चर 12 में मिलते हैं। ओके।